चलें आज की क्लास की बात आप शुरू की जाए। कल आपसे बात जहाँ तक की थी उसके आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। गरिमा पांडे, आप बताएं हमें कि आपको हमारी आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है, वीडियो साफ दिख रहा है, कनेक्ट हो गया है। फर्स्ट मैसेज सेंड कर दीजिए। ऑडियो और वीडियो की कंडीशन बता दें। क्लियर है? ठीक है, मैसेज आपका आ गया, क्लियर है। चले आज आगे की बात बढ़ाई जाए। कल रिस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी का पार्ट आपसे डिस्कस करना शुरू किया था। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन, इसकी चर्चा आपसे हुई थी। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन में कल मैंने आपसे ब्रीदिंग प्रोसेस की बात कंप्लीट कर ली थी। कुछ और लोग भी क्लास में मुझे लगता है कनेक्ट हो गए हैं। सुबोध कांत इज आल्सो। चलिए ठीक है। अब एक पार्ट आपको क्लियर हो गया था, हाउ द ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। अब इसके सेकंड पार्ट पे हम चलेंगे, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन उससे पहले एक स्पेसिफिक पार्ट यहीं आपसे डिस्कस कर लें, और उसके लिए टर्म लिखा जाता है लंग कैपेसिटी। व्हेन वी ब्रीथ, यानी जब हम श्वसन की क्रिया में सांस को खींचते हैं, एयर का इनटेक करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे लंग्स हैं वो फैलते हैं, और उसमें जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, यानी कितनी हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द हैं, उनको भी आपको समझना है। और वॉल्यूम्स के एडिशन को हम कैपेसिटी कहते हैं। एक से अधिक वॉल्यूम मिलकर के फिर एक स्पेसिफिक कैपेसिटी के नाम से जाने जाते हैं। अगर इस लंग कैपेसिटी को हम एक पैरामीटर के रूप में समझने की कोशिश करें, सपोज दिस इज द स्केल। वॉल्यूम ऑफ एयर को नापने के लिए हम मिलीलीटर का इस्तेमाल करेंगे, ml का। सबसे पहला जो वॉल्यूम यहाँ पर हमको लिखा मिलेगा वो वॉल्यूम जो होता है वो लंग्स की जो एल्वेलाइज हैं उनमें हमेशा रहता है, दैट कैन नॉट बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली, जिसको आप चाहकर भी बाहर निकाल न सकें, यानी उतना वॉल्यूम हमारे लंग्स में हमेशा मौजूद रहता है। उस वॉल्यूम के लिए एक टर्म है, उसे कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी पूरा दम लगा करके भी यदि आप हवा बाहर निकाल देंगे तो ये वॉल्यूम आपके लंग्स में रहेगा, इट नेवर गोज़ आउट। अब पैरामीटर में इसका वॉल्यूम कहीं पर 1200 ml आपको लिखा मिल सकता है, समवेयर इट इज़ रिटन 1500 ml, यानी 12 से 1500 के बीच ये वॉल्यूम ऑब्जर्व किया जाता है, विच रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, जिसको आप फोर्सफुली भी
बाहर निकाल नहीं सकते, दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। अब वो पार्ट आता है द सेकेंड पार्ट, एंड दैट वॉल्यूम इज आल्सो प्रेजेंट इन द लंग्स, यानी उतनी एयर लंग्स में सामान्य रिस्पिरेशन में मौजूद रहती है। जब हम सामान्य रूप से ब्रीथ करते हैं उस टाइम पर हम आराम से जब सांस लेते हैं तो ये जो एयर है ये बाहर नहीं निकलती है। दरअसल ये तभी निकलती है जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं, जैसे बाबा रामदेव कराते हैं कपालभाति में, जब पूरा एब्डोमिनल मसल दबा देते हैं, जब एब्डोमेन के मसल भयानक रूप से आप प्रेस करते हैं तो जो लंग्स की ये हवा है जो सामान्य रिस्पिरेशन में बाहर नहीं आती है वो एयर भी बाहर निकल जाती है। इसका मतलब इट इज़ फोर्सफुल एक्सपीरेशन, जब आपने मेहनत करके उस हवा को निकाला। इसीलिए वो योगा का जो व्यायाम है इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बार बार उस हवा का भी रिन्यूअल कर रहे हैं जो कि आपके लंग्स में सामान्य रिस्पिरेशन में बाहर नहीं निकलती। उसके लिए एक टर्म आता है, उसे कहते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन सब को शॉर्ट में लिखा जाता है, इसको ERV लिखा जाता है, इसको RV लिखा जाता है। अब जो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये दरअसल लगभग 1000 के करीब होता है, विच कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड, यानी ERV को कहा जाए इट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड, इसको फोर्सफुली आप निकाल सकते हो। और ये 1000 है, तो अगर हम यहाँ पर स्केल देख रहे हैं तो यहाँ अगर हम लिख दें इसको कि अब ये जो वॉल्यूम बन गया ये 2200 ml हो गया, क्योंकि इसमें अब 1000 एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जुड़ गया। यानी अगर हमसे प्रश्न पूछे जाएं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है तो हमें याद रखना होगा इट इज़ 1000 ml, और अगर रेसिडुअल वॉल्यूम पूछा जाए तो इसको याद रखना है 1200 to 1500 ml के करीब होता है। इनके एडिशन से कैपेसिटी बनेगी, उसको हम कैपेसिटी कह देते हैं। यदि हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, यानी इस रेसिडुअल वॉल्यूम को और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो जो कैपेसिटी बनती है उसको कहा जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये कैपेसिटी वो है जो लंग्स में हमेशा मौजूद रहती है सामान्य रिस्पिरेशन में। और यदि इसका जोड़ देखें तो इसमें ERV प्लस RV, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, यानी इसको शॉर्ट में कहीं लिखा जाए तो इसको लिख देंगे FRC, एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1000 प्लस 1200 या 1500, तो 2200 या फिर 2500, ये टोटल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, आशा है दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पर। अगर हम 1200 ml लेके चल रहे हैं और अगला वॉल्यूम जो हम लिख रहे हैं उसको हम लिखते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये लगभग होता है 500 ml के करीब। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है विच कैन बी इनहेल्ड और एक्सेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस, यानी सामान्य रूप से जब हम रिस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, जो कि 12 से 15 बार ब्रीदिंग का टाइम ह्यूमंस में लिखा जाता है, तो उस 12 से 15 बार की ब्रीदिंग में हर ब्रीदिंग में हम जितना वॉल्यूम अंदर लेते या निकालते हैं उसके लिए टर्म दिया जाता है टाइडल वॉल्यूम। इसको हम TV से डिनोट करते हैं, TV टाइडल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड और एक्सेल्ड इन नॉर्मल रिस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, एंड दिस टाइडल वॉल्यूम इज़ अबाउट 500। यहाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इस 500 में जब हवा भीतर जाती है
तो सम एयर रिमेन्स इन द वॉल एंड द सरफेस ऑफ लंग्स, यानी इसमें से कुछ हवा ऐसी होती है जो कि दीवारों में रह जाती है, एल्वियोलर सरफेस में रह जाती है। इसलिए एग्जैक्ट वॉल्यूम जो होता है, एग्जैक्ट वॉल्यूम जिसका यूज़ किया जाता है डिफ्यूज़न की प्रोसेस में, वो इस टाइडल वॉल्यूम का लगभग 350 ml होता है। स्पष्ट है कि इस नॉर्मल ब्रीदिंग में लगभग 150 ml एयर इट कैनॉट बी यूज इन द रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग की प्रोसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इस 500 से 350 ml के अतिरिक्त जो वॉल्यूम है, इसके लिए आपको लिखा मिलेगा, इसे डेड एयर वॉल्यूम कहा जाता है। द अमाउंट विच कैनॉट बी यूटिलाइज्ड इन नॉर्मल रिस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज डेड एयर वॉल्यूम। और डेड एयर वॉल्यूम जो होता है लगभग 150 ml के करीब होता है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम पर। अब जो नेक्स्ट वॉल्यूम है, याद रखिएगा, आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन देखा, मेहनत करके आपने हवा निकाली, और जो अनुलोम विलोम की प्रोसेस होती है, उस अनुलोम विलोम की प्रोसेस में जो बाबा रामदेव का योगा है, उसमें नाक को बंद करके मैक्सिमम इनहेल करने के लिए कहा जाता है कि जितनी हवा आप फेफड़ों में भर सकते हैं। तो वो जो आप खींच के हवा अंदर ले जा रहे हैं, दैट इज़ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। वो आप मेहनत करके लेके जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग, वो सामान्य ब्रीदिंग नहीं है। तो इस वॉल्यूम को जो हम फोर्सफुली अंदर ले जाते हैं, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, IRV। और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ अबाउट 3000, 2500, कहीं 3000। तो अगर आपने इसको 3000 कर दिया तो ये 3000 में 2200 जुड़ जाएगा, तो ये आपका ml कितना आ जाएगा, 5200। यानी IRV इज़ द व्हाट, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ये IRV होता है। जितनी एयर आप फोर्सफुली अंदर इनहेल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड इट्स अ वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू कही जाए तो ये 3000 के करीब होती है, बट इट फ्लक्चुएट्स। मगर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फ्लक्चुएट करता है। फेफड़ों में हवा को खींचने की क्षमता ये अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, और इसी को ध्यान में रख करके एक कैपेसिटी तो आपने लिखी थी FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी लिखी जाती है जिसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है द एयर विच कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड, यानी वो हवा जिसको हम मेहनत के साथ अंदर खींच सकते हैं या मेहनत के साथ उसको बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वाइटल कैपेसिटी। यानी वाइटल कैपेसिटी के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, फोर्सफुली इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड। अब अगर फोर्सफुली इनहेल्ड एक्सहेल्ड का मैटर आ गया तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एडिशंस हो जाएंगे किसके, केवल रेसिडुअल वॉल्यूम को हम छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, जो कि बीच में नेचुरली होगा, उसके साथ भी होगा, प्लस IRV। इन तीनों का जो टोटल होता है दैट मेक्स द वाइटल कैपेसिटी। उसको हम वाइटल कैपेसिटी के रूप में जानते हैं। अब नेचुरली अगर इसको आप जोड़ देंगे तो ERV कितना है, इट इज़
1000, मुझे लग रहा है, हाँ यस 1000, ये 1000, टाइडल 500 प्लस 3000, इसका मतलब लगभग 4500 के करीब ये वाइटल कैपेसिटी आती है। एंड दिस वाइटल कैपेसिटी फ्लक्चुएट्स। जो एथलीट्स होते हैं, जिनको हम एथलीट्स कहते हैं, जो दौड़ाक होते हैं, तैराक होते हैं, स्विमर्स जो होते हैं, स्विमिंग जो करते हैं, साथ में पीपल लिविंग ऑन हिल्स, जो लोग ऑक्सीजन डिफिशिएंट मीडियम में रहते हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल इंडिविजुअल। सामान्य की तुलना में उनकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज दे सोर्स मोर फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। में हवा को ज़्यादा खींचना होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन डिफिशिएंट मीडियम में रह रहे हैं, और यदि वो दौड़ रहे हैं तो उसमें उनको भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको भी ज़्यादा अंदर ले जाना है। स्विमिंग में भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए वहाँ वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो वाइटल कैपेसिटी फ्लक्चुएट्स। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और इन सब का टोटल अगर कहा जाता है, यानी इन सब को अगर हमने ऐड कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। तो चाहे वॉल्यूम में जोड़ें चाहे कैपेसिटी में जोड़ें, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 5200 से 5500। क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में 3 एडिशन हो गए, खाली रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है। जब रेसिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ देंगे, दैट विल बी व्हाट, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब कुल हवा जो लंग्स में जा सकती है, समा सकती है, वो लगभग 5200 से 5500 5600 के करीब मिलीलीटर में जानी जाती है। तो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। ये अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग शब्द हैं, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आसानी से आप इनको ऐड कर सकते हैं। चीज़ें आपको, मुझे आशा है कि स्पष्ट हो गई होंगी। अच्छा, रेनू जी भी आ गई हैं, मैंने कहा कोई मैसेज है, चलिए ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गई होगी। दिस इज़ द वन पार्ट जिसको हम लंग कैपेसिटी के रूप में जानते हैं। तो लंग कैपेसिटी इज क्लियर, जस्ट सेंड वन मैसेज, आप भेज दें, मैं आश्वस्त हो जाऊं कि इसमें आपको कोई शंका नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये सारी कैपेसिटी वॉल्यूम्स आप क्लियर हो गए। वॉल्यूम के एडिशन को हम कैपेसिटी कहते हैं, और खंड खंड में जो दो तीन बातें हैं वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी। कोई क्वेश्चन अगर आता है बीच में दो को जोड़ करके, तो आप हमेशा इन टर्म्स को याद रखिएगा। बाबा रामदेव का योगा याद रखिएगा, तो कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, सभी को क्लियर हो चुका है। दिस इज़ द वन पार्ट। अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये ट्राइवियल मेथड है, मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। ये बिल्कुल पुराना मेथड है पढ़ाई का। अब आजकल बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं। बोर्ड बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने लगे हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि बोर्ड से ज़्यादा स्मार्ट टीचर होना चाहिए। सिर्फ बोर्ड के स्मार्ट होने से काम नहीं चलता है। Somebody has sent the message. अच्छा, आज बोर्ड क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मार्कर मुझे लगता है सही तरह से लग गया, चलिए ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में चला जाए। एंड द नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें जो दूसरा पार्ट है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने ब्रीदिंग देख ली थी, ब्रीथ कर गए, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो गया, लंग्स में एयर चली गई है। अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज का, जो कि एयर के थ्रू होता है। अब एयर में आप जानते हैं कि एयर का अगर कंपोजिशन देखा जाए
तो बेसिकली इसमें ऑक्सीजन है, बेसिकली इसमें नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में लगभग 79% में, और ये 20 पॉइंट समथिंग कहें या अप्रॉक्स 21 कहें, ये लगभग ऑक्सीजन है। 0.03% यानी बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, बाकी इनर्ट गैसेज हैं। अब जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें सिर्फ 2 गैसेस का हमारे पास यूटिलाइजेशन है। एयर के साथ नाइट्रोजन जाती है बट इट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द बॉडी, लेकिन हमारे शरीर में इसका कहीं भी कोई डिफ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि इसका कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं है। ये एयर के साथ जाती है और एयर के साथ बाहर चली आती है। जो भी चेंजेस होंगे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे। तो अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, याद रखिएगा, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन एयर का रोल है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो गैसेस हैं इनका अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिजिक्स में इसको आप पढ़ते हैं कि ये जिस जगह भरी होती है वो उनके पात्रों पर अपना दबाव बनाती है, मीन्स इट क्रिएट्स प्रेशर वेयर इट इज़ फिल्ड। जहाँ पर ये भरी है उसमें दबाव बनाती है। अब नेचुरली जो एयर पास आउट करेगी वो हमारे नेज़ल पैसेज से होती हुई ट्रैक्ट में जाएगी, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जाएगी। अब अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जाएगी तो उसके प्रेशर में डिफरेंसेस आएंगे, बिकॉज इट इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्योंकि एयर क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और जो एयर का प्रेशर सी लेवल पर हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो 760 मिलीमीटर Hg ऑब्ज़र्व करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जो कि फ्लक्चुएट करता है। और जब हम इन गैसेस के मिक्सचर का प्रेशर देखते हैं तब वहाँ पर टर्म डेवलप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। अब जो पार्शियल प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है जब ये एयर नेज़ल पैसेज से हमारे लंग्स तक जाती है और फिर लंग्स से वापस आती है। अब इस पार्शियल प्रेशर में हम इसको डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, PO2, PCO2 एंड PNO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन N2। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए काम की चीज़ तो आपकी 2 ही प्रेशर की है। क्योंकि ध्यान रखिएगा जो पार्शियल प्रेशर है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑब्जर्व किया गया है, फ्लक्चुएट करता है। लेकिन जो डिफ्यूज़न होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ 2 सरफेस पर होगा। इट विल बी ओनली ऑन 2 सरफेस। एक सरफेस जो होगी दैट विल बी एल्वियोलर सरफेस, जहाँ पर कैपिलरीज रैप्ड हैं, वहाँ पर पहला एक्सचेंज होगा। उसके बाद गैसेस ट्रांसपोर्ट होकर के आर्गन में जाएंगी, आर्गन में दे गोज इन द टिश्यूज। तो सेकेंड पार्ट में जो एक्सचेंज होगा दैट विल बी एट व्हाट, एट टिश्यू सरफेस और टिश्यू बेड। वहाँ एक्सचेंज होगा टिश्यू सरफेस पर। इसका मतलब गैसियस एक्सचेंज हम 2 सरफेस पर ऑब्जर्व करेंगे, एट एल्वुलर सरफेस एंड एट टिश्यू सरफेस। इस अब होगा किसके किसके बीच में, अगर इसको समझना है तो हम एक चार्ट यहाँ पर आपको समझा सकते हैं कि अगर हम ये तीनों गैसेस का अलग अलग जगहों पर पार्शियल प्रेशर देखें जो ऑब्ज़र्व किया गया है, जिसमें कुछ वेरिएशन ज़रूर मिलते हैं लेकिन एक मोटा मोटा कंप्लीट लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हमको दिख जाती हैं। तो सबसे पहली एयर जो भीतर प्रवेश करती है दैट गोड इनसाइड, जिसको हम अंदर खींचते हैं, दैट एयर इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एयर। यानी हमने इंस्पिरेशन किया और इस हवा को भीतर ले गए। सॉरी, इसमें अमाउंट लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट हटाता हूँ, यहाँ पर ये हम पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हम टाइप ऑफ एयर के बारे में लिखते हैं।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉलम में लिखा क्या, इंस्पायर्ड एयर विच इज़ इनहेल्ड, जो आपने अंदर खींचा है। तो जब जाती है तो जो पैसेज है पहले ब्रॉडर है, चौड़ा है, और जैसे जैसे भीतर जाएगी वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। और PO2 का जो अधिकतम प्रेशर है यहाँ दिखता है 150, और याद रखिएगा ये सब प्रेशर किस में है, मिलीमीटर Hg में। लगभग 158 मिलीमीटर Hg के करीब जो एयर है वो भीतर प्रवेश करती है, दैट एंटर्स, एंड व्हेन इट रीचेज, और जब ये पहुंचती है कहाँ, व्हेन इट रीचेज इन द एल्वियोलाई, तब इस एयर को हम क्या कर देते हैं, एल्वियोलर एयर कर देते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट बिकम्स 100, और ये एल्वियोलर एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो एयर में इसको 0.03 मिलीमीटर Hg करीब कोट किया जाता है जब ये बाहर से अंदर जाती है, और जब वहाँ पर हमारी एल्वियोलाइज तक पहुँचती है इट बिकम्स 40 मिलीमीटर Hg। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है इन एल्वियोलर एयर। नाइट्रोजन के साथ ध्यान रखिएगा कि ये प्रेशर जो होता है 570 से ज़्यादा, तो कहीं 593, और इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, ये 573 हो गया। अब जब एल्वियोलाइज में जाएंगे तो जो डिफ्यूज़न होगा उसमें जो पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे, काउंट करेंगे, वो पार्शियल प्रेशर किस में होगा, दैट विल बी इन द ब्लड विच इज़ कमिंग फ्रॉम द बॉडी। जो शरीर से ब्लड आ रहा है लंग्स में हार्ट के थ्रू, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलर एयर के बीच में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहले सरफेस पर होगा। यानी एल्वियोलर एयर के बाद हमको देखना है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कंडीशन है, और फिर उसके बाद जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया तो हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देंगे। और अंतिम पार्ट जो आता है दैट इज एट टिश्यू। टिश्यूज में क्या पार्शियल प्रेशर होता है, इसमें अभी एक एक्सपायर्ड एयर का भी कॉलम है। ऐसा करता हूँ भाई, फिर से बनाता हूँ, थोड़ा मैं उधर से इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख दें। इसको आप कहीं लिख सकते हैं, बाय द वे कहीं कोई प्रश्न बन जाए, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन में ये चीज़ें, काम का तो दो ही है, वो आपको मालूम है, क्लियर है, वे 2 मिनट में समझा भी देंगे आपको, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। PO2 PCO2 PN2, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है बट मुझे लगता है सफिशिएंट है। ये पार्ट में अब कोई दिक्कत नहीं होनी। अब हम साफ लिख दे रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले हमने कहा कौन सी एयर है, ये इंस्पायर्ड एयर है। उसके बाद एल्वियोलाइज में एयर गई तो एल्वियोलर एयर हो गई। एल्वियोलर एयर में जो ब्लड आया है वो कैसा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर कह देते हैं। उसके बाद हवा बाहर जब निकलेगी तो उसको हम कौन सी एयर कह देंगे, एक्सपायर्ड एयर कह देंगे। और जो लास्ट पार्ट आता है एट टिश्यू लेवल, टिश्यू में कितनी पार्शियल प्रेशर होते हैं उसकी बात आती है। अब अगर PO2 की बात करें तो हमने कहा था कि यहाँ पर ज़्यादा है, 153 152 मिलीमीटर Hg, और सब पैरामीटर मिलीमीटर Hg में है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 करीब है, नाइट्रोजन 593 करीब है।
जब ये एल्युलाइज में जाती है इट बिकम्स 100 मिलीमीटर Hg एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिकम 40 मिलीमीटर Hg, ये 573 मिलीमीटर Hg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो काफ़ी घटा होता है एंड दैट इज़ अबाउट 40 मिलीमीटर Hg। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बड़ा होता है, दैट इज़ अबाउट 46 मिलीमीटर Mg। इनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, यहाँ पर नाइट्रोजन 573 ही रहेगा। व्हेन ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड तब ये लगभग मैक्सिमम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कंडीशन फिर से 100 मिलीमीटर Hg करीब हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट भी 40 के करीब हो जाता है, दैट रिड्यूसेस, वो घट जाता है। यहाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, समटाइम्स यहाँ पर 100 के बजाय इसको 95 to 100 कहा जाता है। अभी आपसे इस पे चर्चा भी करूँगा। 95 से 100% मैक्सिमम सैचुरेशन है, कभी 95% तक सैचुरेशन होता है। इसमें जैसा बताया कि चूँकि इसका कोई यूज़ नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी इसका कोई भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होना। एक्सपायर्ड एयर में जब एयर बाहर की तरफ why this blinking is taking place? व्हेन एयर कम्स आउट, तो इसमें जब बाहर की हवा से मिल जाता है तो ये बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाती है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये लगभग 573 करीब रह जाता है। अब जो काम की चीज़ है वो समझने की कि टिश्यू लेवल पर जब हम पहुंचते हैं तो टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से दूसरा जो एक्सचेंज है वो यहाँ होगा, तो यहाँ ये लगभग 20 के करीब होगी और इसकी मात्रा 50 से भी ज़्यादा लिखी जाती। नाइट्रोजन का वहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है बिकॉज उसका कोई एक्सचेंज नहीं होता है। थोड़ा सा ये मेरे माइक में ब्लिंकिंग है, क्या आवाज़ में कोई दिक्कत आई तो नहीं है? साउंड क्लियर आ रही है? एक बार ज़रा मैसेज भेज दीजिए। ये माइक थोड़ा सा आज नया यूज़ किया है, देखें इट इज़ ब्लिंकिंग, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास में ज़रा मैसेज कर दें। ऑडियो क्लियर आ रहा है? वीडियो तो क्लियर होगा, ऑडियो बता दें। सुबोध या गरिमा जो भी हो क्लास में प्लीज़। अच्छा ठीक है फिर ये वाइट इज़ ब्लिंकिंग। चलिए बहरहाल साउंड आ रही तो सही है। तो ये चीज़ आपके सामने जो मैंने दिखाई है इसमें याद रखिएगा ये मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो होते हैं। अब आ गया मैसेज मेरे पास, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, चलिए ठीक है, पता चल गया मुझे। एवरीथिंग इज़ ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर काम की चीज़ जो समझनी है आपको, ये मैंने एक चार्ट आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया है। इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर हैं बिकॉज ये आउटसाइड टू इनसाइड जा रही। अब इसका यूज़ जहाँ होना है वही हमारे लिए काम की चीज़ है। बाकी ये मिक्सचर ऑफ गैसेज में सबके पार्शियल प्रेशर है, PO2, PaCO2 और PN2 का। N2 का कोई यूज़ नहीं, इसलिए इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं। अब जो डिफ्यूज़न होना है वो दो सरफेस पर होना है, वो हमको ध्यान रखना है।
एक सरफेस जो होती, दिस इज वन सरफेस, ये पहली सरफेस है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। किसके किसके बीच में होगा? एल्वियोलर एयर के बीच में होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होगा। साफ साफ दिख रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कम है और एल्वियोलर एयर में ज़्यादा है, इसलिए जो ऑक्सीजन होगी वो एयर से ब्लड में चली जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका प्रेशर ज़्यादा है, 46 है, और एयर में उसका प्रेशर कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट होकर के ब्लड से एयर में चली आएगी। अब ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया तो ये 95 to 100 के करीब हो गया और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 60 के करीब हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज विथ व्हाट? ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? आर्गन में जाएगा। अब वहाँ पर टिश्यू के लेवल पर अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। किसके किसके बीच में होगा? वो होगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गया आर्गन में, आप वहाँ देख रहे हैं 95 to 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर है और टिश्यू में पार्शियल प्रेशर सिर्फ 20 है। तो नेचुरली ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इट गोज इन द टिश्यू। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 52, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अब डिफ्यूज़ आउट होकर के कहाँ आ जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एंड द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो हमारे दिमाग में चीज़ स्पष्ट हो गई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट टू सरफेस, one at alveolar surface and other at tissue surface. One is between alveolar surface and deoxygenated blood and other is in between tissue and oxygenated blood. ये काम हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस हैं और पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो डिफ्यूज़ आउट कर जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन एल्वियोलाइज से डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में जाती है, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। उसके बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाता है टिश्यू बेड पर, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में आ जाती है, ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाती है, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है। दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आशा है चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो सरफेस है एल्वियोलर सरफेस में, एक आप चीज़ दिमाग में रख सकते हैं कि जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन होती है, अगर हम डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो जो एल्वियोलर सरफेस होती है उसमें ध्यान रखिएगा, अगर हम ये एल्वियोलाइज की सतह दिखा रहे तो ये स्क्वामस इपिथीलियम है, क्योंकि हमने आप बताया था कि एल्वियोलाइज में क्या होती है? स्क्वामस इपिथीलियम होती है। और इपिथेलियल टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्लेस्ड होते हैं। यानी एक तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर सरफेस हो गई, ठीक है। अब जो दूसरी सरफेस इससे चिपकी होती है वो होती कैपिलरीज की। अब कैपिलरीज में भी एंडोथीलियम, ये इपिथीलियल लेयर होती है। अब ये जो लेयर मैं दिखा रहा हूं ग्रीन से, दरअसल ये क्या है? इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। ये कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इसके दूसरे तरफ जो इपिथीलियम होगा, यानी अब यहाँ पर फिर एक एपिथीलियम हम दिखा रहे हैं, अभी लिख देता हूँ, सबका नाम लिख देता हूँ। दिस इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये एंडोथीलियल लेयर है, ये ब्लड कैपिलरी की है। यानी ये जो दिख रहा है दिस वन, इट इज एल्वियोलर इपिथीलियम यानी स्क्वामस इपिथीलियम। दिस इज basement membrane of
what? It is basement membrane of alveolar surface. अब ये यहाँ पर दिख रहे, it is what? Again basement membrane of capillary, and it is what? It is endothelium of capillary. यहाँ पर ये RBC दिखा देते हैं कि इधर ब्लड है और इधर एयर है, इधर एयर है, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन बनी, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन का नाम देते हैं और इसकी एक अप्रॉक्सीमेट थिकनेस लिखी जाती है, यानी इस डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन की एक थिकनेस आपको लिखी मिलेगी लगभग 0.2 मिलीमीटर के करीब होती। तो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ व्हाट? इट इज मेड बाय द alveolar epithelium and endothelium of capillaries with middle basement membrane जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होगा? एयर में आप पहले भी देख चुके हैं, PO2, PCO2, PO2 100, 40, यहाँ पर PO2 40, PCO2 यहाँ लिखा हुआ है, बार बार क्या लिखूँ उसको, 46। तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर, ऑक्सीजन इधर, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। तो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन का पार्ट था जो आपको बताना था। और यहीं से एक शब्द आगे आपको और लिखता हूँ। पहले ये सारी चीज़ें आप देख समझ लीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैसेज कर दीजिए, एग्जैक्टली क्लियर हो तो लिख के भी दीजिए कि सर एकदम समझ में आ गया है। इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली क्लियर लिख दीजिए क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लिख के मुझे बताएं। तो एक टर्म आपको और याद कराना है, वो टर्म भी मैं लिख दूँ आपको। आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं। चलिए क्लियर है, सुबोधकांत का मैसेज आ गया है, क्लियर है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। कोई चीज़ अगर नहीं होगी तो आप लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और अगली बात आपको समझाने चल रहा हूँ। सुबोधकांत जी का एक प्रश्न है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू लेवल में इतना अंतर डिफरेंस पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सेप्टेड टेक्स्ट बोलती हैं वही मैंने लिखा है अमाउंट यहाँ पर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो 100 लगभग 95 to 100 का जो ऑक्सीजनेशन है वो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्लियर है। अब जो टिश्यू में चूँकि बहुत रैपिड यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का होता है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत घटा हुआ होता है, इसीलिए वहाँ पर उसको 20 ml के करीब कोट किया गया है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए 50 से भी ज़्यादा अमाउंट उसका वहाँ पर मिलीमीटर Hg पार्शियल प्रेशर वो कोट किया जाता है। इसमें थोड़े स्लाइट डिफरेंसेस मिल सकते हैं, बट इट विल बी लीस्ट। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं मिलेगी दैट विल बी इन द टिश्यू, और सबसे कम ऑक्सीजन जो मिलेगी वो टिश्यू में मिलेगी, और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेगी दैट विल बी इन द टिश्यू। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्लियर?
तो वो जो मैंने आपको डेटा दिया है उसको ध्यान में रखेंगे। मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनिमम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज़, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आसानी से डिफ्यूज़न कहाँ हो जाता है, टिश्यूज़ में हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर, आशा है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगली बात। एक और भी प्रश्न है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। आपको डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन बता दिया, उसकी थिकनेस बता दी, ये सब सारे मल्टीपल चॉइस में प्रश्न हैं जो बन जाते हैं, तो इसको ज़रा सा याद रखिएगा। जो अप्रॉक्सीमेट मेम्ब्रेन की थिकनेस है लगभग है। डेटा का वेरिएशन अगर मल्टीपल चॉइस में भी होता है तो आप उसी के आसपास का डेटा ध्यान में रखें। 0.2 मिलीमीटर लिखा है, 0.25 लिखा हो, कुछ और लिखा हो तो उसको ध्यान में रखें, ठीक है। अब आइए इसमें एक और टर्म आपको लिखा मिलेगा। जैसे आपने डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पढ़ी थी, अब एक टर्म मिलेगा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ये मेज़र की जाती है और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कहलाती है द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन पर मिनट, यानी इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूजेस पर मिनट एट 1 मिलीमीटर Hg पार्शियल प्रेशर। ये इसकी डिफिनीशन है, यानी 1 मिलीमीटर Hg प्रेशर पर 1 मिनट में जितनी गैस का डिफ्यूज़न होता है, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स। वो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स के रूप में जानी जाती है। पॉइंट इज क्लियर। तो एक टर्म और भी है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का। तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पार्ट है वो मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा आपको। कहीं इसमें कोई संदेह यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद का जो लास्ट पार्ट आता है, दैट लास्ट पार्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हमने गैसेस का एक्सचेंज देख लिया, टू सरफेस पर देख लिया। अब इसके बाद बात करने चल रहे हैं अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, ट्रांसपोर्ट लंग्स से टिश्यूज़ तक होगा और टिश्यू से फिर लंग्स तक होगा, और दो गैसेस का होगा, ऑक्सीजन का होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो लास्ट पार्ट जो फिजियोलॉजी का है उसकी बात करने चल रहे हैं आपसे। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेचुरली अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आज पूरा तो आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका बेसिक पार्ट थोड़ा सा आपसे बताऊं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में डिफ्यूजिंग कैपेसिटी लिखा है, इसको हटा दिया जाए। अब आपके सामने दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना है। वन इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन and other is transport of कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें दो डिटेल्स पढ़ने होंगे, वन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड अदर इज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात हम शुरू करेंगे। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इसमें ग्राफ हैं, कुछ स्पेशल पैरामीटर्स हैं, इससे क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। तो नेचुरली इसको मैं कल ही ख़त्म करूंगा इत्मीनान से, कोई बहुत जल्दी नहीं है अभी। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात में भी काफ़ी चीज़ें काम की हैं, तो बेटर हो कि इसकी चर्चा हम लोग कल करें, क्योंकि अब 1 घंटे पढ़ाने के बाद थोड़ा सा पॉज मांगता है।
थोड़ा सा थकावट जैसा लगता है। और अभी मुझे ज़्यादा नहीं, अभी 2-3-4 फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं, इसको कंप्लीट करना है, इवोल्यूशन कंप्लीट करना है, अभी टाइम है तो काम बन जाएगा। क्लासेस आपकी रेगुलर मैं ले ही रहा हूँ। तो अब आज की बात को आगे नहीं बढ़ा रहा, पिछली बात जितनी हो गई है अभी तक की, यानी मॉर्फोलॉजी की बात मैंने आपको समझाई, रिस्पिरेशन की बात हमने समझाई, उसके विषय में आपसे 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं, आपसे जुड़ लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं। वहाँ पे थे जब तो ऑफलाइन में तो सामने सामने आपसे बात होती थी, आई कांटेक्ट होता था, लेकिन अब ये एक वाया मीडिया है, बीच में हम आपसे बात कर लेते हैं लास्ट में, क्लास के बाद में। सुबोध कांत ने थैंक यू कह दिया, भैया ठीक है, थैंक यू तो है ही है। पढ़ाई लिखाई सब चल रही है, प्रोसेस से आपका काम बन रहा है, ये ज़रूर बताते रहा करिए कि जो लोग वहाँ पर मुझसे पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में, वो अब ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा तो नहीं हो रही होगी, मुझे आशा है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि वो भाई मिस करते हैं, अब वो मिस करना उनका स्वाभाविक भी है, लेकिन यहाँ जो क्लास ले रहा हूँ बिल्कुल एक नॉर्मल छोटा सा बोर्ड है, बहुत सीमित संसाधनों के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब सीमित संसाधनों के साथ चीज़ें आपको सब समझ में आ जा रही हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जा रहा है। हमको अंतिम परिणाम के विषय में सोचना है कि आपका नुकसान ना हो, आपका अधिकतम फ़ायदा हो जाए। अब मैसेंजर आप ही मेरे हैं, आप ही से मैं कहूँगा कि आप भी मैसेजेस अपने बताएं कि भाई मैं कहीं नहीं तो यहाँ पर ज़रूर अवेलेबल हूँ, इससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्लास में मैं रेगुलर हूँ, रहूँगा भी। कॉलेज से आने के बाद रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से आपको पढ़ा लेता हूँ। आपको देखने में भी लगता होगा कि एनर्जी यहाँ पर मेंटेन रहती है, जो टायर्डनेस होती तो वो टायर्डनेस नहीं होती। ठीक है, चलिए, सुबोध कांत ने कुछ लिखा है। अच्छी बात है। सुबोध तो खैर डेडिकेटेड आदमी है ही हैं, वो तो उन्होंने तय किया ही था। और मैं आपकी भावना जान करके मुझे अच्छा लगता है। सोनम परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ और ठीक भी हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 15 दिन 1 महीने में पेन वगैरह और कम हो जाएगा, आई विल बी फिट, मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ें फिर। कल लगभग इस टॉपिक का अंत कल हम लोग कर लेंगे, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम ओवर कर देंगे, और उसके बाद फिर पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर मैमल्स का पढ़ूँगा। याद रखिएगा, मैं आपको वैसे ही पढ़ाते चल रहा हूँ जैसे एक तो होता था कि मैं कंपैरेटिव पढ़ा देता था, कंपैरिजन बाद में डिस्कशन में कर लेंगे। ठीक है, मैमेलियन डिटेल हम आपको पूरे फिजियोलॉजी के पढ़ा दे रहे हैं। अब मैमेलियन डिटेल पढ़ाने के बाद फिर हम एक वर्टिब्रेट्स पे आएंगे, यानी फिशेस पढ़ाएंगे, फिश के बाद फिर एम्फीबिया पढ़ाएंगे, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल पढ़ाएंगे, और फिर बर्ड्स पढ़ा देंगे। और उसी में जो डिफरेंसेस हैं, चूँकि ये सारे जो कार्डेट्स हैं वो सब प्रिमिटिव हैं, तो उन प्रिमिटिव कार्डेट्स को पहले पढ़ाऊँगा, कंपेयर करता चलूँगा, चूँकि मैमल में सिस्टम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, तो जब वहाँ पढ़ाएंगे तो उसके साथ कंपेयर करा देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या खास बात है, क्या चेंजेस आए, रिस्पिरेशन में क्या चेंजेस आए, सर्कुलेशन में क्या चेंजेस आए, मैमल हाईली डेवलप्ड है तो इन प्रिमिटिव एनिमल्स में क्या क्या था, किसका लंग्स कम डेवलप है, किसका ज़्यादा डेवलप है, हार्ट की कंडीशन भी ऐसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो अगर आपका मैमल पूरा ढंग से याद होकर के तैयार हो जाएगा तो आपके सारे क्वेश्चन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स के बड़े आसानी से हो जाएंगे, वो आपको मैं करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। टाइम आपको मैंने भेज दिया है, और मैसेज जाए न जाए, लेकिन क्लास का एक टाइम बना हुआ है, उसी टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी। जब भी कभी कोई इमरजेंसी होगी या कोई एंगेजमेंट होगा मेरा, विशेष परिस्थिति का मैसेज आपको मिल जाएगा कि आज क्लास शिफ्टेड है, बाद में है, या पहले है, या कैंसिल्ड है। आप उस मैसेज को देख लीजिएगा। बाकी में क्लास की रेगुलरिटी आपकी इसी टाइम पर रहेगी। ठीक है, चलिए।